हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। डायलिसिस क्या होता है और ये किस कंडीशन में यूज करते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? एक प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, मशीन होती है, जो कि यूज करके मनुष्य के या ह्यूमन बॉडी के शरीर से ब्लड का फिल्टर करना, उसके बॉडी में एक्सेस फ्लूइड को जो है रिमूव करना, टॉक्सिन्स या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और ये ऐसे कंडीशन में किया जाता है जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल की किडनी खराब हो गई है। किडनी खराब होने पे क्या होता है, किडनी का फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अब किडनी का काम क्या क्या है? हमारे बॉडी का ब्लड को फिल्टर करना, खून को साफ करना। दूसरा नंबर ये जो है हमारे शरीर में जितने भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करना, पेशाब का जो है यूरिन का फॉर्मेशन करना, और जो भी अदर वेस्ट चीज़ें हैं उनका जो है एक्सक्रीट आउट करना। नेक्स्ट वन, ब्लड फॉर्मेशन में आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। ऐसे कई सारे जो है इसके फंक्शन होते हैं। तो वो सारे फंक्शन क्या होता है, जब किडनी खराब होती है तो सारे फंक्शन भी खराब हो जाते हैं, उनके काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी भी आदमी की किडनी खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में हम उस मरीज का बॉडी का जो फ्लूइड हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, वेस्ट मटेरियल, उसको निकालने के लिए हम एक मशीन आती है जिसका नाम है हीमोडायलिसिस, उसका यूज करते हैं इन सबको बाहर निकालने के लिए, ताकि मनुष्य की या जो किसी भी जो मरीज की हालत है या उसका जो लाइफ है वो थोड़ा सही हो सके, वो अपनी लाइफ को सही से सरवाइव कर सके। वो अच्छा तो नहीं हो जाएगा, नई किडनी की तरह तो नहीं होगा, पर एक कंफर्ट लाइफ वो सरवाइव कर सकता है। Next definition. Dialysis is a medical procedure that act as an artificial kidney to remove waste product and excess fluid from the blood when kidney are unable to perform this function adequately. It essentially filters the blood, remove toxins and maintaining a stable internal environmental environment in the body. कि क्या है, जब किसी भी ह्यूमन बॉडी का किडनी काम करना बंद कर देता है, वो किसी भी कारण से हो, उसकी टियोलॉजी जो है कई प्रकार की होती है। तो उस कंडीशन में किडनी जब नहीं काम करती है तो क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू क्या होता है, हॉस्पिटल्स में मरीज के ब्लड को फिल्टर करने के लिए, यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के उनको फिल्टर करने के लिए ये मशीन का यूज किया जाता है जब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा उसके अंडर में, उसके गाइडेंस में ये प्रोसीजर कराया जाता है। इट इज 3 टाइप्स। डायलिसिस के टाइप्स कितने होते हैं? दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डायलिसिस। फर्स्ट वन मैकेनिकल डायलिसिस, मैकेनिकल हीमोडायलिसिस। सेकंड वन पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट वन CRRT, कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में एक मशीन होगी जो कि ये काफ़ी जो है मतलब लेस बजट वाला होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। मतलब अगर किसी का फर्स्ट डायलिसिस होना है तो वो 6 से 7 हज़ार रुपये में हो जाएगा, और ऐसे उसके बाद कंटिन्यू 2500 या 3000 3500 में इसकी डायलिसिस हो जाएगी। फर्स्ट डायलिसिस में खर्चे थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? पेरिटोनियल डायलिसिस एक मैनुअल डायलिसिस टाइप का है कि आप घर पे भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। इसकी मशीन भी आती है, और ये जैसे मरीज को हम क्या करते हैं, सिखा देते हैं, लर्न करा देते हैं प्रोसीजर कैसे डायलिसिस करना है, तो वो घर पे भी कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक डायलाइसेट का सॉल्यूशन होता है जो कि पेट में डालना होता है, और फिर इसको क्या है, रिमूव करना होता है। ये प्रोसीजर दिन में 3 से 4 बार करनी होती है। ये मरीज को सिखा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मेंटेन होते हैं। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है CRRT, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये एक ऐसा जो है प्रोसीजर है, इसमें भी डायलिसिस होती है। ये भी एक डायलिसिस का जो है
टाइप ऑफ डायलिसिस है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये ऐसे मरीज में यूज किया जाता है जिनका जो है मेजर ऑर्गन फेलियर है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है। जैसे हार्ट में भी जो है प्रॉब्लम है, लंग्स भी सही से काम नहीं कर रहा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी स्टेबल नहीं है। तो जो मेजर बॉडी ऑर्गन है, हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन है, वो डैमेज हैं, उनको मल्टी डिसऑर्डर हो गया है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, CRRT का यूज करते हैं। CRRT क्या है, यूज करने पे मरीज का जो बॉडी है ना उसको टॉलरेट कर लेती है। ये क्या हो, जैसे कि हीमोडायलिसिस है, 2000 ml हम क्या करते हैं, 1500 ml 2000 ml हम एक पर्टिकुलर टाइम में 6 घंटे 8 घंटे में रिमूव करते हैं। वहीं क्या है, CRRT जो है उसी 15,000 2000 ml को, 1500 ml या 2000 ml को ये क्या करेगा, 24 घंटे या 72 घंटे में इसको रिमूव करेगा, स्लोली स्लोली, मतलब 100 ml 2 घंटे 3 घंटे में निकालेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, एक डायलिसिस इसकी एबव 50,000 मान के चलिए, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये काफ़ी ऐसे मरीजों में यूज करते हैं जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में होते हैं। तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ डायलिसिस। अब इसके बाद हम देखते हैं किस किस कंडीशन में हम डायलिसिस का प्रोसीजर कराते हैं, इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। नेक्स्ट, इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में डायलिसिस कराना इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें डायलिसिस की प्रोसीजर होती है। तो फर्स्ट वन, AKI या ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, AKI एक्यूट किडनी इंजरी। इन दोनों कंडीशन में एक्यूट रीनल फेलियर हो गया तब भी हम डायलिसिस का प्रोसीजर कराते हैं। CKD और ESRD, CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज, मतलब किडनी एकदम फेल हो गई है, एकदम लास्ट स्टेज की किडनी। ESRD मतलब एंड स्टेज रीनल डिसीज। अब ये कब होता है ESRD, मतलब जब यूरिन लेस देन 20 और 15 ml पर हार्स, एक घंटे में 15 से 20 ml जब यूरिन आने लगे तो वो एंड स्टेज होता है रीनल डिसीज का, वो CKD में जो है मरीज होता है। तो CKD की कंडीशन में करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया यानी मोर देन 7 और 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर पोटेशियम का लेवल हो गया है। माइल्ड मॉडरेट में हम क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन और जो है के बाइंड सैचेट वगैरह देके। तो जो सीवियर हाइपोकैलेमिया होता है तो उस कंडीशन में हमें ओनली वन ऑप्शन इज डायलिसिस, तो उसमें हम हीमोडायलिसिस ही करा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस कंडीशन में जब बॉडी का जो pH है वो क्या होता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली डायलिसिस से ही ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर टॉक्सिसिटी, इंटॉक्सिकेशन। टॉक्सिसिटी में किसी ड्रग का टॉक्सिसिटी हो गया, जैसे लिथियम ड्रग या इंजेक्शन ऑफ अदर कोई भी ड्रग, उसने क्या कर लिया है, ज़्यादा डोज में ले लिया है, जैसे लिथियम हो गया एग्जाम्पल में, और कोई भी मतलब अदर टाइप की जो मेडिसिन है, एक डोज में प्रॉपर लेनी चाहिए, लेकिन उसने क्या किया है, हाइयर अमाउंट डोज में क्या किया है, कंजप्शन कर लिया, इंजेक्शन कर लिया। तो उसको ट्रीट करने का एक ही जो है तरीका होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, डायलिसिस पे डाल सकते हैं, तभी उस मरीज की जो है टॉक्सिसिटी को हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन टू ट्रीट टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट वन, सीवियर अल्कोलोसिस। सीवियर अल्कोलोसिस जब क्या होगा, pH मोर देन 8 और 9 हो जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायलिसिस कराना पड़ेगा मरीज का। यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है, जब यूरिया का जो लेवल है ना वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचता है, तो वो ये कंडीशन क्रिएट करती है यूरेमिक इंसेफेलोपैथी। इस कंडीशन में हमको मरीज का डायलिसिस कराना अनिवार्य होता है। पल्मोनरी एडिमा, जब हमारे लंग्स में, पल्मोनरी एडिमा जब लंग्स में ज़्यादा जो है
स्वेलिंग वगैरह हो जाए, फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पल्मोनरी एडिमा वाले कंडीशन में डायलिसिस कराना जरूरी होता है मरीज की जान बचाने के लिए, क्योंकि क्या होगा, वो कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम डायलिसिस करा सकते हैं। फ्लूइड ओवरलोड, जब बॉडी में किसी भी कारण, जैसे अभी सीकेडी का मरीज है, इस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन बाहर जाता नहीं और वो इंजेक्शन कर रहा है, इनटेक उसका प्रॉपर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, उस कंडीशन में डायलिसिस कराना अनिवार्य हो जाता है। तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस: AKI, ARF, CKD, हाइपरकालेमिया, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, टॉक्सिसिटी किसी ड्रग का हो, या जो है कोई पॉइजन सब्सटेंस लिया हो, पॉइजन ले लिया हो उस कंडीशन में, सीवियर अल्कोलोसिस, पीएच ब्लड का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, यूरिया का लेवल ब्रेन तक पहुंच जाए, पल्मोनरी एडिमा और फ्लूइड ओवरलोड, इन सभी कंडीशन में डायलिसिस का प्रोसीजर कराना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्राइंडिकेशन ऑफ डायलिसिस। कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिसमें हम डायलिसिस का प्रोसीजर करना जो है रिस्कफुल होता है या नहीं करना चाहिए। तो पहला नंबर है कार्डियक फेलियर। अगर उसका हार्ट फंक्शन प्रॉपर सही नहीं है, वो कार्डियक, उसका जो हार्ट का फंक्शन है, एक्टिविटी है, वो प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन नहीं करना चाहिए। कोएगुलोपैथी डिसऑर्डर, इसमें मतलब अगर उसका बीटी या सीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये क्या है, डिस्टर्ब है, पीटीआईएनआर उसका जो प्रोफाइल है, कोएगुलेशन प्रोफाइल जो है उसका डिस्टर्ब है या डीअरेंज है, तो उस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। या तो अब क्यों नहीं करना चाहिए, अभी डायलिसिस करेंगे, आईवी एक्सेस बनाएंगे तो सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाके मरीज की कंडीशन और ख़राब हो सकती है, तो इसमें हमें नहीं करना चाहिए। निडल फोबिया, अगर किसी को निडल से क्या है, उसको डर है, फोबिया है उसको, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नहीं मतलब करना चाहिए, वैसे जान बचाने के लिए करना चाहिए, लेकिन ये कंट्राइंडिकेशन में आएगा। डिफ़िकल्ट वैस्कुलर एक्सेस, अब ऐसे कुछ मरीज होते हैं जिसमें जो है एक्सेस नहीं मिल पाता, उनका जो है फिस्टुला बनवाना है, फिस्टुला बन नहीं पा रहा है, या उनको जो है हाई फ्लो कैनुला डालना है। डायलिसिस के लिए जो कैथेटर आती है, हाई फ्लो कैथेटर, जो जुगुलर वेन से और क्लेविकल वेन में डाला जाता है, फिमरल से डाल के हम करते हैं, तो वो आईवी एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जिस कंडीशन में मरीज का डायलिसिस नहीं हो पाता। ये कंट्राइंडिकेशन में, मतलब अगर उसको वेस्कुलर एक्सेस उसका नहीं मिल पा रहा है तो भी वो कंडीशन में आएगा। लो ब्लड प्रेशर, अगर किसी मरीज का बीपी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही हाइपोटेंसिव में है, तो उस कंडीशन में नहीं करेंगे, क्योंकि मरीज की जान जा सकती है उस कंडीशन में, तो जब ज़्यादा बीपी कम हो तो नहीं करना चाहिए। सीवियर एनीमिया, बिलो 6-7 है, अगर HB लेवल किसी भी मरीज का, वो CKD का है या उसका डायलिसिस होना है, तो अगर बिलो 6 और 7, बिलो 7 है, तो उस कंडीशन में हम डायलिसिस रोक देंगे। उसको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, उसके HB लेवल को, उसके ब्लड लेवल को हम इम्प्रूव करेंगे, 8-9 तक पहुंचाएंगे, तब हम डायलिसिस का जो है प्रोसीजर करेंगे। अनस्टेबल हीमोडायनेमिकली, अगर किसी मरीज का बीपी नहीं सही है, हार्ट रेट उसका नहीं सही है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें डायलिसिस कराना रिस्की हो सकता है, मरीज की जान जा सकती है, तो ऐसे कंडीशंस में हम मरीज का डायलिसिस नहीं कराएंगे, क्योंकि वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वैस्कुलर एक्सेस साइट। कौन कौन से ऐसे साइट हैं, किन किन जगह से हम डायलिसिस का प्रोसीजर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम मतलब एक्सेस बना सकते हैं, जिस रूट से हमें डायलिसिस करना है वो कौन कौन से हैं। तो वैस्कुलर एक्सेस साइट कौन कौन से साइट से हम कर सकते हैं, तो एक्सेस साइट हम दो तरीके का जो है फॉलो करते हैं, एक टेम्परेरी मेथड, एक जो है टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड में क्या होता है, जैसे कैथेटर डालेंगे, कैथेटर एक मोटी कैथेटर आती है, लार्ज डायमीटर में, इंटरनल डायमीटर उसका ज़्यादा होता है, जैसे सेंट्रल कैथेटर एक डालते हैं CVP लाइन, उसी तरीके से एक मोटी जो है कैथेटर आती है लार्ज डायमीटर का, वो क्या करते हैं, प्लेस करते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन में या क्लेविकल वेन में, यहाँ इन दोनों जगहों पे हम उसको प्लेस करते हैं सर्जिकली। वो क्या होगा, उससे भी हम डायलिसिस कर सकते हैं। दूसरा नंबर है परमा कैथ आता है, सेम वो कैथेटर होगा लेकिन वो अंडर द स्किन ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, लेस
इन्फेक्शन उसमें क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और मोर ड्यूरेबल होता है। मतलब 6 to 1 year तक, 6 month to 1 year हम उसको यूज कर सकते हैं। जो टेम्परेरी कैथेटर में एक आता है जो हाई फ्लो कैथेटर होता है, उसको हम 1 month तक रख सकते हैं, उससे डायलिसिस कर सकते हैं। ये टेम्परेरी मेथड में आते हैं। तो परमाकैथ जो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 6 month to 1 year तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और इसे जो है सेफ रखना पड़ता है और अंडर द स्किन होती है ज़्यादा, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। एक्सपेंसिव भी होता है, इसको लगवाने के 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा आता है। इसको लगवाने के लगभग 5000 के आसपास जो है खर्चे आ जाते हैं लगवाने के। जो सेंट्रल वेनस कैथेटर, ये फेमरल भी लगा सकते हैं, जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर और क्लेविकल साइड पे, इन तीनों जगहों पे। ये टेम्परेरी मेथड है जिससे हम डायलिसिस करा सकते हैं। कभी कभी किसी मरीज को किडनी खराब नहीं है लेकिन कोई टॉक्सिसिटी हो गई या 2-3 दिन 4 दिन डायलिसिस कराना है, फिर उसको जो है डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। वो कब होगा, जैसे टॉक्सिसिटी हो गई किसी चीज़ की, तो उसको 2-3 बार डायलिसिस करा लिया, 24 घंटे 72 घंटे या 3-4 बार डायलिसिस कराने के लिए हमको टेम्परेरी मेथड ही अपनाना पड़ता है। परमानेंट मेथड तब फॉलो करते हैं जब CKD का मरीज हो, किडनी खराब हो गई है, वो डिपेंड होगा ओनली डायलिसिस पे। तो इस कंडीशन में हम परमानेंट मेथड को अप्लाई करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में कैथेटर डालते हैं कहाँ पे, जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर, क्लेविकल और फिमुलर, इन तीनों साइड पे। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जो 1 month तक यूज कर सकते हैं, हाई फ्लो कैथेटर होता है, और एक होता है परमाकैथ, ये अंडर द स्किन होता है और ये 6 महीने से 1 साल तक यूज कर सकते हैं। इससे फिर उसको चेंज कराना पड़ेगा। दूसरा परमानेंट मेथड। परमानेंट में पहला नंबर आर्टेरियो वेनस फिस्टुला। आर्टेरियो वेनस मतलब आर्टरी और वेन को इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सर्जिकली। ये मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, जो इसको सर्जन द्वारा किया, यूरोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं जिसके द्वारा ये एवी फिस्टुला बनाया जाता है। इसमें आर्टरी और वेन को क्या कर देते हैं, जोड़ दे देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं। एनास्टोमोसिस, आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं। दूसरा नंबर है आर्टियोवेनस ग्राफ्ट। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकली एक जो है प्लास्टिक सिंथेटिक ट्यूब क्या करेंगे, आर्टरी और वेन को कनेक्ट कराएंगे। वो इस कंडीशन में जब किसी मरीज का वेन क्या हो, डैमेज हो या प्रॉपर सही ना हो, और आर्टियोवेनस फिस्टुला बनाने के लिए वो क्या हो, सही ना हो, वो प्रॉपर तरीके से यूज में नहीं आ रहा हो या बन नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे किसी का स्मॉल वेन हो, वेन बहुत छोटी हो या डैमेज हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक सिंथेटिक ट्यूब आर्टरी और वेन से क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे, तो फिर डायलिसिस के लिए वो हो जाता है। तो IV एक्सरसाइज 2 टाइप के होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हम यूज कर सकते हैं और परमानेंट मेथड क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव, एक बार पैसा लगा देंगे, 15 से 20 हज़ार खर्चे आते हैं फिस्टुला बनवाने के। और ये बनवाने पे, जैसे आज बनवा रहे हैं आप, तो ये बनवाने के 45 दिन, 1 महीना से 45 दिन लगता है, मिनिमम 45 दिन लगता है। और इसमें बॉल वगैरह चलाने पड़ते हैं ताकि वेन का जो प्रोमिनेंट हो जाए वेन, ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए और वर्किंग फेज में अच्छे से हो जाए। तो परमानेंट मेथड क्या होता है, एक्सपेंसिव कम होता है और इसके जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादातर CKD मरीजों में हमें परमानेंट एक्सेस को ही फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि डायलिसिस के जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर अच्छे से होते रहते हैं और इन्फेक्शन भी नहीं होता है, और ये बार बार उसको प्रिक नहीं कराना पड़ता है, कैथेटर डालो निकालो, तो ये क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये काफ़ी इजी मतलब पड़ता है मरीज के लिए। ठीक, तो ये IV एक्सेस के बारे में पढ़ा। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज केयर बिफोर डायलिसिस। केयर बिफोर डायलिसिस, कौन कौन से ऐसे चीज़ों को हमें फॉलो करना है बिफोर डायलिसिस। अगर डायलिसिस किसी का जो है होना है, तो हमें कौन कौन से ऐसे केयर हैं या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहला नंबर, आपको कंसर्न लेना है। कंसर्ट, मरीज का, उनके घर वालों का कंसर्ट होना चाहिए कि वो डायलिसिस करवाना चाहते हैं या नहीं अपने मरीज का। दूसरा नंबर, एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर। प्रोसीजर
को एक्सप्लेन करना है, बिना एक्सप्लेन करे, बिना कंसर्न के कभी डायलिसिस नहीं कराना है। तो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, ये क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, कितने खर्चे आएंगे, क्या क्या इसमें होगा, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में उनके घर वालों को, मरीज को बताना है। वाइटल स्टेबल होना चाहिए मरीज का, बीपी बढ़ा नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए, और सारे वाइटल्स क्या हैं, स्टेबल होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। चेक द पेशेंट पेटेंसी ऑफ आईवी एक्सेस, जो एक्सेस हमारा है, अगर वो कैथेटर का है, टेम्परेरी मेथड है, तो उसका भी ब्लड फ्लो हमें चेक करना है बिफोर डायलिसिस। और अगर वो परमानेंट हमारा एक्सेस है तो उसका हम फिस्टुला का हम क्या करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे। थ्रिल और ब्रूट, उसका साउंड होता है ना, वो थ्रिल वाइब्रेट अच्छे से कर रहा है, उसका फ्लो पेटेंसी पता चल जाता है। इन थ्रिल और ब्रूट फिस्टुला का चेक करेंगे तो उसमें पता चल जाता है उसका पेटेंसी कैसा है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कुछ कराते हैं, डायलिसिस से पहले क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे BT-CT हो गया, PTINR हो गया, CBC हो गया। CBC में जो है हमको TLC लेवल पता चल सकता है, उसका HB लेवल पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है, अगर मान लीजिए उसका हीमोग्लोबिन 7 से कम है, 6 से कम है, तो डायलिसिस हमें नहीं करना है, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। अगर CBC में उसका TLC लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, मरीज का इन्फेक्शन ज़्यादा है बॉडी में, तो भी हम डायलिसिस होल्ड करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। और उसका PTINR क्या है, डी अरेंज है, वो क्या है, बढ़ा हुआ है, या उसका लेवल जो है सही नहीं है, तो उसमें डायलिसिस करना खतरे से बाहर होगा, मतलब खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन, एलर्जिक रिएक्शन, कोई उसको जो है कोई एलर्जी तो नहीं है, ऐसा कोई जो है हिस्ट्री तो नहीं है, वो चेक कर लेंगे। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस, कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी डायलिसिस की या नहीं, प्रीवियस में करा चुका है या नहीं कराया है, तो ये भी हमें चीज़ें पता करना है। तो कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, डायलिसिस से पहले मरीज में हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये चीज़ें उसकी सही हैं या नहीं, तब हम उसको डायलिसिस के लिए जो है शिफ्ट करेंगे डायलिसिस यूनिट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर, कौन कौन से जो है प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप हैं, जैसे प्री डायलिसिस हो गया, ड्यूरिंग डायलिसिस और आफ्टर डायलिसिस क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने डायलिसिस क्या होता है, उसके टाइप्स, इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस एंड आईवी एक्सेस कौन कौन से हैं, और डायलिसिस से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये चीज़ों के बारे में आज हमने क्या है स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो जो है पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।